आज हम सेल पढ़ेंगे। तो सेल क्या है? सेल समझने के लिए हम अपने आसपास जब देखेंगे कि कुछ चीज़ें हमें नॉन लिविंग दिखेंगी, कुछ लिविंग दिखेंगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज प्रेजेंस ऑफ सेल, जो कि नॉन लिविंग में नहीं है और लिविंग में सेल है। इसीलिए यानी लिविंग होने के लिए सेल का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, इसीलिए ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ये। ठीक है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंडिपेंडेंट लिविंग रखते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मिलके उनको टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि लेस देन ए स्ट्रक्चर ऑफ सेल, लेस देन ए सेल स्ट्रक्चर इज नॉन लिविंग, मतलब लाइफ के लिए सेल ज़रूरी है। अब बात आती है कि इसको देखा या खोजा किसने। तो सबसे पहले सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने, मगर इन्होंने देखा था डेड सेल को इन प्लांट कॉल। इन्होंने कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर देखा था, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर एज लाइक दिस। ये एक्चुअली क्या थी? ये डेड सेल्स थी और ये सेल वॉल होंगे इसके, जो इन्होंने देखा था। ये थे फिजिसिस्ट। इन्होंने पहले माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई थी, जैनसन ने किया, उसके बाद गैलीलियो ने मॉडिफाई किया, उसके बाद रॉबर्ट हुक ने भी मॉडिफाई किया। तो इन्होंने देखा, टिश्यू वगैरह देख रहे थे, यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर उनको ये दिखा इस तरह का। तो उन्होंने ये बातें अपनी बुक, रॉबर्ट हुक ने 1965 में अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इसका जिक्र किया था। तो सबसे पहले जो लिविंग सेल देखा था वो किसने देखा था? वो देखा था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था, और ये एंटोनी वॉन लीeuwenhoek फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहलाया जाता है, इनको कहा जाता है। इन्होंने जो सेल देखे थे वो थे स्पर्म सेल, प्रोटोजोआ थे, ईस्ट और आरबीसी, एरिथ्रोसाइट यानी, एंड बैक्टीरिया। अच्छा, ये सेल के अध्ययन को कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है। एक टर्म होता है हिस्टोलॉजी, वो होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज। सेल्स मिल के टिश्यूज बनाते हैं, वो हिस्टोलॉजी होता है टिश्यू का स्टडी, और ये साइटोलॉजी है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेल थ्योरी। तो दो साइंटिस्ट थे, श्नीडन एंड स्वान। एक बॉटनिस्ट थे और एक थे जूलॉजिस्ट। उन्होंने स्टेटमेंट दिया 1838 में। ये थे जर्मन बोटेनिस्ट। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि सारे प्लांट्स जो हैं मेड अप ऑफ सेल्स होते हैं, और जो स्वान थे, इनके थ्योरी को कंबाइंडली श्नीडर एंड स्वान की थ्योरी कहा जाता है। ये थे जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सारे एनिमल्स जो हैं वो सेल के बने होते हैं,
श्वान स्लीडन ने कहा कि प्लांट्स जो होते हैं वो सेल के बने होते हैं। श्वान ने कहा सारे एनिमल्स जो है वो सेल के बने होते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट बहुत मतलब पॉइंट है एक सेल थ्योरी का, लेकिन इसको सेल थ्योरी को प्रॉपर मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विर्चू ने 1855 में रुडोल्फ विर्चू ने कहा कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बाय द डिवीज़न प्रोसेस डिवाइड करके बनती हैं। सेल्स डिवाइड करके बनती हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये था इनका स्टेटमेंट। तो 2 पॉइंट निकल के आए थे मॉडर्न सेल थ्योरी के। 2 पॉइंट सेल थ्योरी में उसको श्नीडन एंड स्वान की थ्योरी को रुडोल्फ विर्चू ने मॉडिफाई करके 2 पॉइंट में लिखा। ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के से बने होते हैं। ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट इस थ्योरी का ये है कि जो सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी होती हैं, यानी बाय द डिवीजन प्रोसेस। सेल डिवाइड करती हैं और नई सेल फॉर्म होती हैं। पहले से ही मौजूद सेल से नई सेल्स फॉर्म होती हैं। ये 2 पॉइंट हैं। इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल, ये 2 पॉइंट हैं कि स्मॉलेस्ट क्या है सेल्स, माइकोप्लाज्मा, और लार्जेस्ट जो सिंगल आइसोलेटेड सेल हैं, एग ऑफ ऑस्ट्रिच का अंडा। ये सबसे लार्जेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा। और उसके बाद ये डिफरेंट मतलब ह्यूमन के अंदर क्वेश्चन राइज हो सकता है कि ह्यूमन के अंदर बताइए, ह्यूमन के अंदर क्या कौन सी सबसे बड़ी है सेल, कौन सी सबसे छोटी है सेल। तो कौन सी ये ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी सेल क्या होती है, लार्जेस्ट क्या होती है, ओवम। और स्मॉलेस्ट स्पर्म। और लॉन्गेस्ट है नर्व सेल। न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन, तो वो नर्व सेल सबसे बड़ी होती है, सेल लंबाई में सबसे बड़ी होती है नर्व सेल्स। ये ह्यूमन के अंदर ये बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स, शेप्स डिफरेंट पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे तो प्रॉपर हम लोग साइटोप्लाज्म और उसके अंदर के ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस सारे के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में अगर बात की जाए, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा, पीपियर्लो, ये एग्जाम्पल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसमें, इसमें और डिफरेंस अब पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल में तो समझ आएगा कि क्या है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, उसमें भी, न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके अंदर इस प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ वो भी सेल्स की भी फोल्डिंग होती है, इसको मीजोजोम कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल बस ऐसा ही पड़ा होता है, डीएनए।
ये आरएनए जो डीएनए, इस पे कोई एनवेलप नहीं होता प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट में होता है प्रॉपर एनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के अंदर अच्छे से पैक होता है ये। तो ये डिफरेंस हम पढ़ेंगे। और इसमें राइबोसोम्स होते हैं, बस राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड तो होते नहीं हैं, राइबोसोम्स सब पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको मीजो फोल्डिंग्स होती हैं इसमें, इसको मीजोसोम कहते हैं। एंड डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा होता है। अच्छा, ये मेन जेनेटिक जीनोम के अलावा इसमें सर्कुलर डीएनए और पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं हम प्लाज्मिड। बैक्टीरियाज में हम पढ़ेंगे, उसके यूज भी पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती तो स्मॉलर हैं, बहुत छोटी छोटी, मगर ये बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई करती हैं देन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये स्मॉलर होती हैं बट मल्टीप्लाई वेरी फास्ट देन यूकैरियोटिक सेल्स। शेप्स की बात करें इसके, तो शेप्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बैसिलस, that is rod like, coccus, that is spherical, the third one is comma shape, vibrio, comma shape, and the fourth one is spiral.